बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूँ रसूलुल्लाह मलिक और मेरे साथ मौजूद है हमारे एंकर पर्सन फवाद अहमद। जैसा कि 8 से 9 बजे तक आपने पाकिस्तान डिबेट को देखा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल कैसा है, क्या सरमायाकारी की जो हुकूमत दावेदार है ये सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, खदशात क्या हैं, सवालात क्या हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल अब बन चुका है कि गैर मुल्की सरमायाकार अगर पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें एक महफूज सरमायाकारी के लिए एक मुल्क जो है वो दस्तयाब होगा। और साथ ही साथ जो हमारे खदशात हैं, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के खदशात हैं, उसके हवाले से क्या कुछ किया गया है, क्या बेहतरी हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे पैनल में डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर हारून शरीफ साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबद क़यूम सलारी साहब इस डिबेट के अंदर हमेशा से जो है अपना वक्त इनायत फरमाते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। डिबेट के पहले हिस्से में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि क्या वाकई सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और ख़दशात जो आम आदमी के, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के खदशात हैं, उसको भी हम ज़ेर बहस लाए। आपको लगता है कि हम दुरुस्त सिमत में जाने का फ़ैसला कर चुके हैं? क्योंकि हुकूमत तो दावेदार है कि इस वक्त सरमायाकारी अगर आएगी तो महंगाई में कमी आएगी, बेरोज़गारी का खात्मा होगा, मुल्क की मैशत को सपोर्ट मिलेगी। दूसरी तरफ खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखिए, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद हम इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जितनी भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, IMF के प्रोग्राम्स हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम हैं, वो तो टैक्स की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं कि टैक्स करो और ख़र्चा करो, टैक्स करो और ख़र्चा करो। कोई बंदा, कोई इकोनॉमिस्ट, बड़े फ्यू इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि भाईजान ख़र्चा कम करें, टैक्स कम करें और इन्वेस्टमेंट को तरजीह दें, डीरेगुलेट करें, नौकरीशाही को ज़रा पिंजरे में बंद करें, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए आसानी पैदा करें, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट का उसको बेहतर करें। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान ज़बानी तौर पे तो करता है, बट हकीकत में कभी नहीं किया। और अभी भी मुझे नज़र आता है टैक्स 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 और टैक्स। तो उससे तो पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आनी है, ना ग्रोथ आनी है। इकॉनमी जो है इसी तरह बस डोल्ट्रम्स में रहेगी। एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ चुकी है, लेकिन उस स्टेबिलिटी का जो कीमत है वो अवाम दे रही है, इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ हाई प्राइसेस। ठीक है कि एक्सचेंज रेट ज़रा थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर चीज़ पे पाबंदी है इंपोर्ट्स वाइज, और ओपन ट्रेड नहीं हो रही। सो बहुत सी चीज़ें करने वाली हैं, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि अब हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने फोकस किया है इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फ़ज़ा को अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये बिज़नेस टू बिज़नेस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो हम काम करते हैं वो कामयाब नहीं होते। और इससे हमें ये भी पता लगा कि गवर्नमेंट ने बहुत से IPPs मायदे किए, कहने के तो वो इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन वो वबाले जान बनी हुई है पाकिस्तान के लिए। सो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम्पेटिटिव सर्कमस्टांसेस में आनी चाहिए, उसका निज़ाम जो है उसमें हर्डल्स नहीं होने चाहिए और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए। और ये चीज़ें जब होंगी, पाकिस्तान की जो इक्तिसादी रेगुलेशंस हैं उसको जब हम नरम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली होनी शुरू होंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, यूथ बल्ज है, लोकेशन है, सारा कुछ ठीक है लेकिन जो हुकूमत का पंजा है वो बहुत बड़ा है और हुकूमत ने हर चीज़ में अपना दखल अंदाजी की हुई है, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ठप हुई हुई है। डॉक्टर आबद क़यूम सलारी साहब, ये जो बात सलमान शाह साहब कर रहे हैं कि हमें जो एक तो बाबूशाही से निकलना पड़ेगा, दूसरा क्या जो ममालिक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, वहाँ के सरमायाकार पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, फिर एक बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात भी की जाती है,
और फिर इस रीजन के जो हालात हैं, ख़ासतौर पर यह कहा जाता है कि अगर हम इस ब्लॉक की तरफ गए, वहाँ से सरमायाकारी आई, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब से, तो चीन नाराज़ हो जाएगा, चीन से सरमायाकारी आती है, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। इसको मेंटेन करना कितनी मुश्किल सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान के लिए जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी, ये इन दोनों को साथ लेके चलना ये हमेशा से एक चैलेंज रहा, और समहाउ अभी तक पाकिस्तान ने इसमें अपनी एक जो महारत है वो कायम कर रखी थी। पाकिस्तान काफ़ी हद तक रेलेवेंट था, स्पेशली अफ़गानिस्तान के लिहाज से। अब जो बदलते हुए हालात हैं उसमें यकीनन एक तरफ पाकिस्तान को वेस्टर्न पावर से अपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं ताकि IMF वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो मुतासर ना हो। दूसरी तरफ हमें चीन से भी रोल ओवर चाहिए। चाइना जो है वो एक हमारा देरीना दोस्त है। सऊदी अरब और कतर, UAE, इनके साथ भी इक्वली अच्छे रिलेशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपको जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल है, अगर बाकी कुछ भी नहीं मिलता तो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल और कुछ डिपॉजिट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से पोलराइजेशन हो रही है दुनिया में, शायद बहुत अरसे तक हमारे को खुश रखना जो है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, और ये एक चैलेंज बनेगा। आल्दो के हमारी जो फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइंड पॉलिसी है, हम अपने दोस्तों के साथ सबके साथ इंडिपेंडेंट ताल्लुकात रखते हैं, इरिस्पेक्टिव को उनके आपस में क्या ताल्लुकात होंगे। लेकिन ये जो इस वक्त गजा की सिचुएशन है, यूक्रेन की सिचुएशन है, और चाइना और US, चाइना EU के दरमियान जो कोल्ड वार शुरू हो गई है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को अब फूंक फूंक के कदम रखना होगा। कोई भी एक मिसकैलकुलेशन जो है वो दोनों कैंप्स को नाराज कर सकती है। तो इस वक्त ये नहीं कि कोई एक नाराज हो जाएगा, बल्कि ये है कि ज़रा सी लग्जिश जो है वो खुदा न खास्ता दोनों को नाराज ना कर दे। और ये बहरहाल एक चैलेंज है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, या जब हम अपनी बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं कि उनको जियो पॉलिटिक्स से कैसे अलाइन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हारून शरीफ साहब की तरफ से जरा आते हैं। फवाद, ये भी असल में डिस्कस करने वाली बात है कि जैसे IPPs हैं, यानी क्या पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए फ़ायदे के लिए ये सरमायाकारी आएगी या पाकिस्तानी अवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे? सर लेकिन कमाना तो ज़ाहिर है कि दोनों नहीं होता है, ये बड़ा एक अहम सवाल होता है। हारून शरीफ साहब, ये बैलेंस कैसे पैदा किया जाए कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने के लिए आ रहा है, जिस तरह से IPPs के तनाजुर में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन साथ फिर एक दलील ये भी आती है कि जी IPPs जिस वक्त हमने लगाए थे, यहाँ पे पावर प्लांट लगे, तो साथ ये भी तय हुआ था कि मईशत भी उसी तरीके से ग्रो करेगी और पैरेलल ग्रोथ के नतीजे में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहेगी और फिर IPPs जो है वो उनका यूटिलाइजेशन हो सकेगी, लिहाजा उनको कैपेसिटी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सारे डायलॉग को सामने रखते हुए क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए पॉलिसीज़ के अंदर कि जो ये तय कर सकें कि जो सरमायाकार आएगा उसके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकेगा और साथ साथ मुल्की मफादात का, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकेगा, कि जिसके अंदर IPPs के मामले में लोग ये फील करते हैं कि उनका नुकसान होता है कि बिल उनको पे करने पड़ते हैं। जी फौज साहब, इसके अंदर पहली चीज तो माइंडसेट है, जो भी मेरे कॉलीग्स भी बात कर रहे हैं। अगर तो माइंडसेट अभी भी वही है कि हमने अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को यूज करके कुछ ममालिक से कुछ इन्वेस्टमेंट मांगनी है, तो वो माइंडसेट तो इन द पास्ट उसके नताइज हमारे सामने हैं। उससे अवाम तक फायदा नहीं जाता है। कुछ माह या कुछ साल के लिए हुकूमत के अंदर कुछ कैश फ्लो बेहतर हो जाता है और उसकी भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान को एज ए मार्केट प्रेजेंट करना है 250 मिलियन लोगों की, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, हम बाकी ममालिक से बेहतर क्या ऑफर कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना है, तो मेरे हिसाब से जो आपका सवाल है वो फिर जियोपॉलिटिक्स का रोल रहता है लेकिन कम हो जाता है। वो एक विंडो खोलती है, लेकिन प्राइवेट कैपिटल जो है वो पार्टनर्स ढूंढ के आगे मार्केट बेस्ड काम करता है, ना कि सरकार ये काम करती है। मसला आता है जब गवर्नमेंट सब काम खुद करना चाहती है। IPPs का जब गवर्नमेंट ने शुरू किया तो ये सारी पॉलिसी और थिंकिंग ये एक स्टेट की थी कि आपने मार्केट में इंटरवीन करके गारंटी ऑफर कर दी। स्टेट का काम ना, बजाय इसके कि ऐसा एनवायरनमेंट देते कि इन्वेस्टर रिस्क लेता, आपने उसका रिस्क खुद उठा लिया। अब उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। स्टेट का ये काम नहीं है कि इन्वेस्टर के रिस्क को कवर करे, इंश्योर करे। स्टेट का काम यह है कि उसको डी रिस्क करे
थ्रू पॉलिसीज, थ्रू रेगुलेशन, थ्रू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, थ्रू अपना जो आर्बिट्रेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ताकि उनको एतबार बढ़ना शुरू हो। एमओयू है वो हमारे पॉलिटिशियन की रिक्वायरमेंट है कि हमने एक फोटो ऑप के लिए एमओयू करना है, चले आप एमओयू भी कर ले। असल चीज ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करने की कैपेबिलिटी है कि आपने डील क्या ऑफर करनी है। वो डील ऑफर करना ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, वो काम मार्केट के प्रोफेशनल्स का है, और उनको पता है रिस्क क्या है, कारोबार कैसे किया जाता है, और इससे हमारा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी नीचे जाएगा, बजाय इसके कि हम जियोपॉलिटिकल गेन के लिए एक मुल्क से पैसा खींचें। हमें मल्टीपल स्टेक्स के लिए एक ही इंसेंटिव्स रखने चाहिए और वो उसके अंदर फिर आए और आगे चले। लेकिन हारून साहब असल में इसमें एक प्रॉब्लम आता है, कता कलामी की मादरत। मसला ये है कि ये बात किताबी तौर पर तो शायद ठीक हो कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इनकरेज किया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और गवर्नमेंट जिस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो है वो अम्मा बनकर बैठ जाती है और वहाँ पर सारे फैसले डिसाइड करना शुरू हो जाती है, तो वो ना करे बल्कि आज़ाद करे, पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट करे। लेकिन पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इतना फाल नहीं है कि वो सारा काम कर सके, मजबूरन जो है हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ता है जब कुछ आ नहीं रहा होता। तो ये अगर थ्योरी कहीं से आए तो ये दुरुस्त है? जी मैं आपको अर्ज करता हूं, देखिए प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल मेरी समझ में है कि बहुत सालों से एक स्टेट पेट्रोनेज पे ग्रो किया है, उसकी अपनी कंपेटिटिवनेस के सवालात हैं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम कुछ सवाल टेबल पे रखता हूं। हमारी जो एक्सपोर्ट है उसका 13 से 14% सियालकोट है। सियालकोट जो है वो कंपेटिटिवनेस के ऊपर काम कर रहा है, देखे ना जी। तो इसी मुल्क के अंदर कंपेटिटिव प्राइवेट सेक्टर भी है। मैंने तकरीबन अभी पिछले कुछ एक साल में जो 20 बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनसे बात की है। वो कहते हैं कि जी सीधी सी बात है कि अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस तरह रहेगी तो यहाँ पे तो हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जो हमारा काम है, जब सरकार खुद कर रही है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमने अपना ट्रेड लॉजिस्टिक्स की कंपनियां हो, जब सारा रियल एस्टेट हो, जब सरकार कर रही है तो, और सारा 70% कर्ज भी सरकार ले रही है, तो उनके लिए स्पेस तो हम खुद श्रिंक कर रहे हैं। वो हमें क्या कहते हैं, वो मेरे जैसे प्रोफेशनल से कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता। इस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे इसी अरब ममालिक की, सुबह 7 बजे मैं सो रहा था, उन्होंने मुझे कॉल किया। यदि बात यह है कि हम एक बड़ा इतने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आज उस चीज को 8 माह हो गए हैं SIFC के बावजूद, लेकिन हमें वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे पा रही है। देखिए ये एक माइंडसेट है, मैंने इंडिया में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, दूसरे ममालिक में देखा है, ब्यूरोक्रेसी वहां भी, करप्शन भी है, इनकेपेबिलिटी भी है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करते हैं। जब आप प्राइवेट सेक्टर को एक माइंडसेट डिस्करेज कर रहे हैं कि जी हमने इनको काम ही नहीं करने देना, देन इसके लिए आपको कुछ लोग लाने पड़ते हैं, इदारों के ऊपर बिठाने पड़ते हैं, और विजिबली गवर्नमेंट को पीछे खड़ा होना पड़ता है। ऐसे लोग जो न्यूट्रल हो, जिन पे मार्केट एतबार करती हो, जिन्होंने दुनिया देखी हो। ये काम ना तो वजीर आजम साहब का है, माजरत के साथ, इन्वेस्टमेंट को लाना, ये 24/7 काम है। ये काम ना फाइनेंस का है। आपको एक चाहिए टीम प्रोफेशनल्स की, जिसमें बैंकर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, जो 24/7 इस पे काम करके एक क्लाइमेट बनाए। ये बातों से या फोटो ऑप से काम अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाता। गाजी साहब, SIFC के होते हुए भी अगर ये बात की जाए कि जी ब्यूरोक्रेसी करने 8 माह से इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई हो, 8 माह से पड़ी हो, ब्यूरोक्रेसी फाइलें रोक दे, ब्यूरोक्रेसी खौफ की फजा पैदा करे, और फिर बाहर की कंपनियों को एक्सपर्ट से रब्ता करना पड़े कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी तो करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते की रुकावटें ये हैं। इतना बड़ा प्लेटफार्म, इतना पावरफुल प्लेटफार्म, उसके होते भी ये मसाइल रहेंगे। मैं साहब अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट जो करने आएगा एक, और दूसरी होती थी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें फाइलर एक कैटेगरी है और एक नॉन फाइलर कैटेगरी है। मलिक साहब, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि नॉन फाइलर कैटेगरी हो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और उसके इक्विवेलेंट या उससे कुछ कम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। फ्लाइट कैपिटल हमारा जा रहा है, हम सबको पता है कैसे जा रहा है। हुंडी आज भी चल रही है, अफगान बॉर्डर से आज भी जा रहे हैं, डॉलर्स हमारे जा रहे हैं, और आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं सोलर पैनल्स भी जा रहे हैं।
और इसमें कोई इसको चेक करने के लिए कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपने SIFC की बात की और बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट आई, MOU हुकूमत करती है दिखाने के लिए। ये टीवी स्क्रीन के ऊपर के देखें जी हमने क्या कर दिया, जो कि आप यकीन करें जिस तरह बाकी ऑनरेबल पैनलिस्ट कह रहे हैं, इट्स नॉट द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू डू दिस। एंड आपने स्ट्रक्चर किया एक इन्वेस्टमेंट को, उस स्ट्रक्चर को आप एग्जीक्यूट करने से नाअहल हैं। आपकी जो टीम है, जो ब्यूरोक्रेसी एक रेड टेपिज्म लेकर बैठी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आने देती, लेकिन वो अपनी तमाम चीजें उसी तरह चाहती है जिस तरह टॉप नॉच किसी कंट्री में चाहिए। लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आप और मेरे जैसा शख्स जो मीडियोकर फैमिली से जिनका समझा जाता है, मलिक साहब सालाना कम से कम 10 से 15 लाख रुपया टैक्स देता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की शक्ल के अंदर। इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका रिजल्ट वो शाह खर्चियां हैं जो हमारे ये ब्यूरोक्रेसी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सियासतदानों को इस वक्त जरा छोड़ दे, ऑल ब्यूरोक्रेसी थिंग्स दे आर डूइंग इट, और वो नहीं, वो इंश्योर करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट ना आए। ये जो आप SIFC की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ इस चीज को लीड कर रहे हैं कि यार सारी चीजें हम देखें। आज हम बैठ के क्यों ये बात कर रहे हैं, आपके साथ मुल्क के मायनाज इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, क्यों ये बात कर रहे हैं, हमें खुद एग्जांपल्स का पता है। लोग आते हैं 4-4, 6-6 महीने हो गए हैं उनकी इन्वेस्टमेंट, वो कह रहे हैं जी अब हम क्या करें। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं हर तकरीर में आकर कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। आप अपने मुल्क का प्रोसेस आज तक ठीक नहीं कर सब जो सके। सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं कि चलिए सोचा तो गया कि आप पहले हम टैक्स 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 लगा कर ही हम गुजारा करना चाहते थे, अब सरमायाकारी की तरफ हम जा रहे हैं। मलिक साहब, टैक्स आप लगाएं, आप 30 की बजाय 40% लगाए, वेस्ट के अंदर इससे भी ज्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए। आपकी अगर एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं, आपका क्राइम रेट इस वक्त, मैं लाहौर में बैठे हुए हैं हम लोग, पाकिस्तान की बात करें, सबसे ज्यादा क्राइम रेट इस वक्त लाहौर और पंजाब का है। उसकी जस्टिफिकेशन आप जो मर्जी दे, रोजाना डकैतियां, चेक जो बाउंस हो रहे हैं, जो 420 के पर्चे हो रहे हैं, ये कत्ल और उसके अलावा है सारी चीजें। क्यों हो रहा है? बिकॉज लोगों की जो आपने जिंदगी गुजारने की इस्तात है वो इस हद तक तंग कर दी है कि लोग ऑल्टरनेट, और ये गलत रास्ता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जी क्यों नहीं सिस्टम ठीक हो रहा। आपने सिस्टम को खुद डिफ्यूज किया है सो नैरो कि लोगों के पास ब्रीदिंग स्पेस खत्म हो गई। ठीक हो गया। मतलब एक यहाँ पे ब्रेक ना लेते, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो डिबेट में डॉक्टर सलमान शाह साहब से दोबारा इब्तिदा करते हुए आबिद सुलैरी साहब, फिर हारून शरीफ साहब और फिर काजी साहब की तरफ आएंगे और तजावीज़ कुछ जो है वो मुरतब करने की कोशिश करेंगे ताकि डिबेट का अख्ताम किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर हो सके कि पाकिस्तान में क्या कुछ गुंजाइश मौजूद है और पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुश आमदेद डॉक्टर सलमान शाह साहब। बात तो ये की जाती है और अक्सर हमें भी कहा जाता है कि ठीक है जी, आप सवालात उठाते हैं, आप डायलॉग करवाते हैं, आप एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेते हैं, लेकिन उससे कोई कंक्रीट किस्म की कोई ऐसी तजावीज़ सामने नहीं आती जो हुकूमत के लिए भी काबिल अमल हों। और दूसरा फिर ख़ास तौर पे एक और बात अक्सर हमारे यहाँ देखी गई है कि हम नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। कोई कहते हैं जी डॉक्टर सलमान शाह साहब की तजावीज़ हैं तो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है, हुकूमत कहती है अपोजिशन की तजावीज़ हैं इसलिए हम इसको मानना नहीं चाहते। वही जो MOU की बात आपने की कि सिर्फ तस्वीर बनवाने के लिए अगर हुकूमतें, सियासी जमातें ये काम करती रहेंगी, सरमायाकारी नहीं आएगी, न मुल्क की मैशत बेहतर होगी। IMF के पास हम जा रहे हैं, कुछ कड़ी शराइत की बात भी की जा रही है, कुछ कड़ी तजावीज़ की बात भी की जा रही है कि ये तजावीज़ अब जो है IMF पाकिस्तान के सामने रख रहा है, जिस पर अमल दरामद अगर होगा तो महंगाई होगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी। क्या हल क्या है इस वक्त डूबती मैशत को संभालने का, सरमायाकारी को महफूज बनाने का और सरमायाकारी की तरजीहात मुतय्यन करने का? जी, आई थिंक एक तो हमें ये फैसला कर लेना चाहिए पहले से कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि आपका अपना सरमायाकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो नंबर 1 तो ये हमने देखना है कि हमारा अपना सरमायाकार क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा। उसकी वजह एक तो है कि जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत स्टेबल है और उसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन सरमायाकारी जो होती है इन हालात में भी हो सकती है प्रोवाइडेड कि आप इवन प्लेइंग फील्ड दें और ब्यूरोक्रेसी को हर्डल्स डालने से रोकें। सो नंबर 1 है कि हर्डल्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के रास्ते में उसको ख़त्म करना है। उसके लिए हमें डीरेगुलेट करना पड़ेगा बहुत
अक्रॉस द बोर्ड। बहुत से एरियाज में जो हमने कानून बनाए हुए हैं वो पूरी एक लाइब्रेरी भर सकते हैं उन कानूनों की जिसको फॉलो करना होता है, और उन्हीं में ब्यूरोक्रेसी की ताकत होती है कि वो हर चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। सो एक तो है कि वो गिलेटिन की जो हम बात करते हैं, रेगुलेटरी गिलेटिन चलाएं और ये रेगुलेशन को ख़त्म करें, और ये जो 1847 से जो निज़ाम चल रहा है उसको फाइनली ख़त्म करें। दूसरी चीज़ ये है कि फिर हम अपनी जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इनके कम से कम ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर होने चाहिए कि ये क्यों बनी हुई हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में इनके ऑब्जेक्टिव में है या नहीं है। तो वो ऑब्जेक्टिव और जो डेस्टिनेशन है उसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारी 18वीं तरमीम में हुई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स में जो जानी है, उसी को ही नहीं हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किया और क्लैरिटी नहीं लेके आए कि किसका क्या काम है और किसका काम नहीं है। सो वो भी हमने नहीं किया हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये लोग जो बाहर से भी आते हैं वो उनको हम दावे तो बहुत करते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन है। अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एक वन विंडो ऑपरेशन थी, तो क्यों नहीं वो चली? क्योंकि वो हेल्पलेस है, ब्यूरोक्रेसी के सामने वन विंडो ऑपरेशन नहीं चल सकती। वो जब तक आप ब्यूरोक्रेसी के प्रोसेस को ख़त्म नहीं करेंगे, उनसे हर चीज़ की इजाज़त लेनी बंद नहीं करेंगे, तो फिर उस वक्त तक तो SIFC को भी वो नहीं करने देंगे, क्योंकि कल को वो SIFC को भी पकड़ लेंगे कि जी आपने ये कानून जो है इसकी खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा अब ये आप करें। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो फिर उसकी अनसर्टेनिटी रहेगी कि ये हुकूमत जितनी देर है उतनी देर तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा। सो आई थिंक क्लैरिटी हमें देने की ज़रूरत है, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और एक हमें अपनी डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत है कि क्या हमने हुकूमत का रोल 80% रखना है इकॉनमी में, या हुकूमत का रोल जो है उसको कम करना है और हुकूमत सिर्फ फैसिलिटेट करेगी और बाकी काम मार्केट्स पे छोड़ें और इन्वेस्टर्स पे छोड़ें। और अगर आपकी मुल्क में एक बेसिक है सस्टेनेबिलिटी के, पाकिस्तान के बहुत पोटेंशियल है, सबसे बड़ा पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स का है, बहुत यंग है, और इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ट्रेन भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये एक डायनामिक रिसोर्स है। फिर आपके पास ज़मीन भी है, पानी भी है, फिर आपके पास लोकेशन भी है, सारी चीज़ें हैं, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आपकी एक किस्म की आबादी है। तो यहाँ तो बेशुमार इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर आप चीन में कॉरिडोर आपका जा रहा है, आप चीन को अरेबियन सी से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर मिडल ईस्ट में आपकी बड़ी हो सकती है। सो मतलब हम अपने घर को ठीक कर लें तो ये काम चल पड़ेगा। सो हमारे एंटरप्रेन्योर्स बड़े अच्छे हैं, उनको अगर आप काम करने देंगे तो वो खुद ही कर लें। अब जैसे अब बात हो रही है कि जी PIA को हमने प्राइवेटाइज करना है, हम क्यों बैरून मुल्क लोगों का सोच रहे हैं कि कोई कतर से आके खरीद ले या सऊदी अरेबिया से खरीद ले? हमारा एंटरप्रेन्योर किधर है? उसको आगे आना चाहिए, उसको अपने कंसोर्शियम बनाने चाहिए और उसके तहत अपना एक नेशनल एयरलाइन को वो लें, एक्वायर करें और ठीक करें और दुनिया में कम्पीट करें। देखें, कंपटीशन के बगैर आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। प्राइवेट सेक्टर एम्पावरमेंट की बात सबसे अहम है जो डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर साहब जरा आबिद सुलेरी साहब से भी इसके ऊपर हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर साहब, आबिद सुलेरी साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करना, हारून शरीफ साहब ने भी यही कहा कि जी हुकूमत हर चीज़ के अंदर जब जो है वो डैडी बनकर बैठ जाएगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर कहाँ से आएगा। और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे हम जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो फ़ाल नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो कैसे इनकरेज करें प्राइवेट सेक्टर को कि वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करे कि फिर जिसमें बाहर का कोई फ़र्द भी आकर देखे कि यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जी शुक्रिया। मैं इस डिबेट को एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल देते हुए प्राइवेट सेक्टर की इनकरेजमेंट को टच करूंगा, और वो है कि ये हम सारी जो डिस्कशन कर रहे हैं इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम ये चाह रहे हैं कि ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ हो जाए, टैक्स फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू बढ़ जाए, या इसका हम ह्यूमन डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं? और ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद वो है जो कि मुझे, आपको और पाकिस्तान के 240 मिलियन
लोगों को जो अफेक्ट करता है। हमारे पास पीने का साफ पानी, हमारे पास रिलायबल हेल्थ फैसिलिटी, हमारे पास एजुकेशन, हमारे पास सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। अब अगर आपका जो यूएनडीपी की नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस दफ़ा आया तो 3 दर्जे तनज़ली और हो गई हमारी 193 दुनिया के ममालिक में जो थे उसमें जो असेस हुए, हम 164वें नंबर पे आ गए हैं। और अफगानिस्तान के बाद हम सिर्फ वाहिद साउथ एशियन कंट्री हैं जो कि इस लो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में है। हमारे बाकी तमाम हमसाए जो हैं साउथ एशिया के वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आ रहे हैं। तो हम रिवर्स जो तरक्की है उसकी तरफ आते चले जा रहे हैं। अब जब भी हम इसकी बात करते हैं अपनी ग्रोथ पॉलिसीज की या इकोनॉमिक पॉलिसीज की, तो जब तक उसका एक मद्दो महवर जो है वो ये नहीं बनता कि उनका इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या हुआ, तब तक शायद हम जो है वो ऑफ ट्रैक हैं। IMF के बगैर अगर गुजारा नहीं, तो IMF का क्वार्टरली रिव्यू है, उसमें हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि जी लोगों को इस पे टैक्सेशन का, बढ़ते हुए टैक्सेशन का लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, या बढ़ती हुई जो आपकी जो बाकी कमिटमेंट्स हैं उनका प्राइवेट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्वार्टरली जब वो आके बाकी तमाम चीज़ों को रिव्यू करे तो उनको इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी देखना होगी। अब जब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ आते हैं तो देखिए इस वक्त मुल्क में वो गंदम और आटे का बहरान आया हुआ है। क्या वजह है कि वही वो 2-4 अजनास जो कि हुकूमत कंट्रोल करती है, वो चीनी है, वो गंदम है, वो खाद है, उन पे तो हर साल कोई ना कोई स्कैंडल आता है। ये मकई पे, बाजरे पे, चावल पे, जो बाकी चीज़ें आपको हुकूमत के डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं, उन पे कंट्रोल, वो इस तरह के स्कैंडल क्यों नहीं बनते हैं? तो सिंपल है कि वहाँ पे आपने मार्केट को थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिया कि वो कंपेटिटिव हो, एक दूसरे के साथ वो कम्पीट करे, और उसमें उतार चढ़ाव अगर वक्ती तौर पे आता भी है तो वो कीमतें नॉर्मल हो जाती हैं। आपके जो लाइफ स्टॉक है उसकी कीमतें बड़ी ईद पे बढ़ जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि बाकी के साल के 11 महीने भी जानवरों की कीमतें या गोश्त की कीमत जो है वो आसमान पे पहुंची रहेगी, क्योंकि वो डीरेगुलेटेड सेक्टर है। तो हुकूमत को इसी से सीखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को जहां जहां पे हम एम्पावर करेंगे कि वो कम्पीट करे और मार्केट में एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, वो अवाम को भी उसमें सुख का सांस मिलेगा, और जो आपके बिजनेस पर्सन है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इसमें काम कर सकेंगी। अदरवाइज इसी तरह से वो क्रिपल्ड रहेंगी। और मेरा फाइनल पॉइंट ये है, अभी जो डॉक्टर साहब सलमान शाह साहब ने बड़ी एंडोर्स करता हूँ मैं उनकी तजवीज़ को, कि हमारे अपने ग्रुप्स क्यों नहीं आते, लेकिन मसला ये है कि हमने तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन को जुर्म बना दिया। तो हमारे यहाँ गिनती के 4 तो ग्रुप्स हैं जो आएंगे, और जो ही वो 4 ग्रुप्स आएंगे, आप उनके नाम सुनेंगे तो फौरी तौर पे आप उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल लेबल लग जाएगा। अच्छा, ए ग्रुप जो है ये फलां पार्टी के साथ है, बी फलां पार्टी के साथ है, सी ने फलां हुकूमत में अपने आप को जो था वो तरक्की की थी। तो उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऐसे है ही नहीं है जो कि एक किसी स्टिग्मा या किसी टैबू से मुबर्रा हो, और वो आके लेबल से बच के तो नया वाले आ जाएंगे। क्योंकि मलिक साहब हम यहाँ पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को माफिया का रूप देने में देर नहीं लगाते। नहीं, वो अगर टैक्स से बच गए तो नए वाले आ जाएंगे। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है पाकिस्तान की मईशत के अंदर उन तमाम इम्कानात की कि जिसमें इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बढ़ाया जा सके। हारून शरीफ साहब की तरफ सर चलें, कंक्लूड करते हैं। हारून साहब, IMF के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, IMF की मौजूदगी के अंदर सरमायाकारों की जन्नत बनाना चाहें कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो फ्लरिश करे, फिर IPPs के साथ मुआहदे भी जो है वो मौजूद हों, ऐसे सारे मामले के अंदर कि जहाँ बिजली महंगी हो जा रही है, कि जब IPPs के मुआहदों की मैं बात कर रहा हूँ, तो रास्ता बीच में से निकलता क्या है सर? इसको कैसे थोड़ा सा बेहतर कर लें ताकि फिर मजीद बेहतर हो सके आगे जाके? जी, पहली चीज तो ये है कि मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा। एक तो डिनाइल से निकल आए कि कोई 3 महीने के अंदर कोई तकदीर बदलने लगी है। ये जो हमारा नैरेटिव है कि जी 2 दौरे लगाए, तस्वीरें खिंचवाई और कहा कि जी बस सब कुछ हो गया ना, ये एक लॉन्ग टर्म पेनफुल प्रोसेस है। हमारा अगले 3 से 5 साल मैक्रो स्टेबिलिटी के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। इन 3 से 5 साल में मेरी तजवीज ये है कि आप 1 या 2 इदारे SIFC को उनका ओवरसाइट बोर्ड बनाएं, ये जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको ब्यूरोक्रेसी से निकालें। ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियां नहीं है।
उसके ऊपर तगड़े सीईओज बिठाएं और एसआईएफसी उनको बैक करें। उनको आप टारगेट दें इन्वेस्टमेंट के भी और पॉलिसी बनाने के भी कि जी बताइए ये जो डीरेगुलेशन की बात हो रही है, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कौन करेगा? आया ये वो लोग करेंगे जिन्होंने इसको खुद किया हुआ है? देखिए ना, ये जब तक आप उनसे लेके इंसुलेट करके प्रोफेशनल्स को नहीं देंगे कि बाकी दुनिया में कैसे चलता है, तो हम एक स्पेस इंस्टीट्यूशनल क्रिएट करें जो 24/7 आईएमएफ प्रोग्राम एक तरफ चल रहा है, इस पर काम शुरू करें। जब दुनिया को नजर आएगा कि पाकिस्तान इस सिम्त में काम शुरू हो गया है, दुनिया खुद इंटरेस्ट लेगी। और मेरी आखिरी बात यह है, थिंक स्मॉल, डूएबल, क्रेडिबल, भले $10 मिलियन का हो, प्लीज डू इट। दुनिया आप पे एतबार नहीं करती कि आप बातें करते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते ना। छोटा करें, डूएबल करें, उसको सक्सेसफुल बनाए, फिर उस पर बिल्ड करना शुरू करें। और ये कोई 10 बरस से पहले काम नहीं होने लगा, सिम्त बनाने की जरूरत। क्यों जी कारी साहब, सिम्त बन सकेगी? और दूसरा, जिस अफसरशाही का हम गिला शिकवा कर रहे हैं वो बर्दाश्त कर पाएगी, जिसका भी हारून शरीफ साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जी सीईओ लेके आए प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है FISFC की उसके ऊपर जो है वो अम्ब्रेला मौजूद हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या रुकावट बनना छोड़ देगी? मलिक साहब, इसके दो हल हैं। मैं आपको सिर्फ हल की तरफ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, आपको अपने लॉ को डीरेगुलाइज करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट की बजाय पाकिस्तान एज अ मार्केट दुनिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप लोग ब्यूरोक्रेसी आपको ये नहीं करने देती, रेड टेपिज्म है, मैं आपको सच बताऊं, ब्यूरोक्रेसी को टास्क कर दें कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए पाकिस्तान के अंदर। स्टॉप सेइंग कि जी प्राइवेट कंपनीज आए, इन्वेस्टमेंट्स आए। जो रोक रहे हैं आप उनको टास्क करें कि पाकिस्तान की ये सिचुएशन है, आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि पूरी दुनिया को नहीं पता और आपको पता है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए। जो पाकिस्तान के अंदर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस तरह अभी सुलेरी साहब कह रहे हैं, नाम आता है 3-4 अच्छे इन्वेस्टर्स का, तो एक सबको एक इशू हो जाता है कि जी इनका तो टैग है। उनसे कहें इसी ब्यूरोक्रेसी को पता है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी असिस्टेंट कमिश्नर से शुरू होती है और फेडरल सेक्रेटरी तक जाती है। इनको एक एक जिले का भी पता है, एक एक गांव का भी पता है, और उनको ये भी पता है कहां से इन्वेस्टमेंट आनी है। इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स अगर ब्यूरोक्रेसी आपको इसी तरह रोक के रखेगी, इवन SIFC के होते हुए, आप टास्क करें ब्यूरोक्रेसी को ये टारगेट्स, और आप देखिएगा ये चीजें ठीक होंगी। ठीक है, आपने चारों मेहमानों से मैं बड़ा शार्ट कमेंट चाहूंगा, एक मिनट के अंदर आप इसको समेट लें आज की डिबेट को। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो IMF का मजीद कुछ दबाव आने के चांसेस हैं कुछ टैक्सेस के हवाले से, खासतौर पे प्राइसेस के हवाले से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब IMF के साथ आपकी अभी ख़त्म हुआ है एक प्रोग्राम, तो अगला प्रोग्राम के तो आपने खासी चीज़ें कर चुके हैं, और वो आगे से थोड़ी बहुत आपको और टारगेट्स देंगे, बट वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ज़्यादा मुश्किल टारगेट्स होंगे, क्योंकि मुश्किल चीज़ें तो हमने कर ली हैं। मेन मुश्किल चीज़ है कि हम डीरेगुलेट नहीं कर रहे। मेन मुश्किल चीज़ ये है कि हम अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, हम ब्यूरोक्रेसी को छोटा नहीं कर रहे। हम अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे भी बात हुई कि असिस्टेंट कमिश्नर से लेके डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, ये सारे रोकने पे लगे हुए हैं काम को। इन सारों को तो काम चलाना है। तो ये मतलब फोकस हमारा इकोनॉमी की तरफ आ जाए, फोकस हमारा इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाए, फोकस हमारा ये आ जाए कि हुकूमत का काम फैसिलिटेट करना है और उसको रोकना नहीं है, तो फिर आपके मामले ज़रा कुछ चलने शुरू होंगे। लेकिन हुकूमत को छोटा किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब डॉक्टर आबिद साहब, हुकूमत को छोटा किया जा सकता है? दूसरा, IMF के अगले प्रोग्राम के लिए वाकई जो एक खौफ है महंगाई का, वो नहीं होगा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं? देखिए, कुछ ना कुछ महंगाई जो है वो तो होगी। जाहिर है कि जब आप कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस खत्म करने के लिए एनर्जी टैरिफ जो है वो बढ़ाते जाएंगे, या जब आप अपना टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स नए लोगों को लेके आएंगे, तो कंज्यूमर पे ही अल्टीमेटली आएगा। और रिटेलर आपका ये तो नहीं करेगा कि वो अपनी जेब से टैक्स दे रहा होगा। तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन तो इसमें आएगी। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो कोलिशन में शामिल एक बड़ी जमात बार बार कह रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्टोरल कैंपेन में भी कहा जाता रहा, और अब भी बिलावल साहब उस पर बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये जो हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज का साइज है इसको रिड्यूस किया जाए। जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स जो हैं प्रोविंसेस को दिए जा चुके हैं उनको यहाँ से बंद किया जाए। तो इस पे इस वक्त एक
हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट जो है वो तो की जा सकती है, और अगर वो कामयाब होती है तो जाहिर है कि इससे कुछ आपके एक्सपेंडिचर कर्टेल होंगे। हारून शरीफ साहब, एक तरफ हम कहते हैं पीपल्स पार्टी जैसे जिक्र हुआ कि जी ठीक है मिनिस्ट्रीज कम की जाए, दूसरी तरफ अभी अगर हुकूमत में आती है काबीना में दोबारा पीपल्स पार्टी जिसके आने के इम्कानात बड़े वाजे हो रहे हैं, साइज छोटा कैसे होगा? जी, ये जो मैं बात कर रहा था, ये प्लानिंग कमीशन, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, इनको वजारत बनाया इसलिए किया कि आप लोगों को नवाज सके। ये तो इंडिपेंडेंट इदारे थे। मेरी अर्ज ये है कि देखिए, ये जो साइज छोटे की डिबेट जो है, इसको मजीद करने की बजाय आप एक्शन दिखाएं। आप अग्री करें कि जी हमने इसको करना है। लोग इस वक्त एक्शनेबल सिग्नल मांग रहे हैं, बजाय इसके कि हम कहें हमने डीरेगुलेट करना है, आप कहें कि हमने ये 45 चीजें डीरेगुलेट कर दी हैं या 6 माह में कर देंगे। हमें अगर, जैसे मैं कहना नहीं चाहिए, जब मैं बीओआई में था, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 38 पॉइंट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बढ़ा था, कम हुआ था, पाकिस्तान बेहतर हुआ था। लेकिन उसको कैश करने के लिए आई नीडेड कि उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी हुई बातें एक फैसिलिटेशन का रोल करे। मेरी आपको नटशेल में ये है कि सिग्नल प्रैक्टिकल चीजों के दीजिए ताकि मार्केट्स और इन्वेस्टर्स हम पे एतबार करें। काजी साहब, सिग्नल जा सकते हैं मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के होते हुए, उस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए? मलिक साहब, IMF का जो है ना जी, रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क फॉर 10 इयर्स, वो हम सबको पता है क्या होने जा रहा है, वो भी हमें पता है। इशू क्या है, अगर आपने प्रोसेस चलाना है, आपको इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। सिस्टम तब स्ट्रॉन्ग होगा जब आप एंड टू एंड चीजों को इंश्योर करेंगे, छोड़ दें प्रोसेसेस को। द ओनली थिंग विच पीपल आर इंटरेस्टेड इन इज द रिजल्ट्स, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी तक। काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद, उन्होंने वक्त दिया। हारून शरीफ साहब, डॉक्टर आबस सुलहरी साहब और डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब आज की डिबेट के अंदर शरीक गुफ्तगू थे। इंशाल्लाह अगले एतवार को पाकिस्तान के किसी अहम मसले के लिए उस पर डिबेट करने के लिए फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बुनियादी मकसद यही है कि इस वक्त जो सियासी अफरा तफरी का माहौल है, इस वक्त लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर, मीडिया एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है और वो किरदार अदा करने के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान डिबेट का सिलसिला जारी रहेगा। अगले इतवार आपकी खिदमत में 8 बजे और रात 10 बजे दोबारा हाजिर होंगे। क्यों जी फवाद? जी बिल्कुल मलिक साहब, आपकी बात दुरुस्त है। कुछ ऐसा ज़रूर करने की कोशिश करेंगे कि हम कह सकें कि हमने अपने हिस्से की शम्मा जलाई। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।